हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज जेनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। मतलब कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म को यदि नहीं समझे तो आपके लिए जेनेटिक्स नहीं है। बिल्कुल उम्मीद मत करना कि जेनेटिक्स हम समझ सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद नहीं करना है। तो चलिए आप जो है बिल्कुल मतलब कि इस जितने भी टर्मिनोलॉजी, जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उस सारे के सारे टर्म को अपन समझते हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है उसको मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि इट्स इम्पॉर्टेंट और नॉट। तो इसमें सबसे पहले अपन जानेंगे कि जीन क्या होती है, फिर जो जानेंगे कि होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, एलील और एलीलोमॉर्फ क्या है। फिर जो है अपन कैरेक्टर की बात करेंगे, ट्रेट की बात करेंगे। फिर जो है उसमें एलील और एलीलोमॉर्फ की बात करें तो उसमें अपन बात करेंगे कि जो जो डोमिनेंट एलील है, जो रेसेसिव एलील है, उसकी क्या क्राइटेरिया है डोमिनेंट और रेसेसिव एलील के कंडीशन में। फिर वहाँ पे आगे जाने के बाद हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, क्रॉस के बारे में जानते हैं, चेकर बोर्ड के बारे में जानते हैं, पनेट स्क्वायर के बारे में जानते हैं। और उसके बाद जो है अपने को देखना पड़ेगा कि सेगमेंट जो है डीएनए का जो होता है उसे जीन कहते हैं। और जीन के कंडीशन में जब बात करेंगे तो क्रोमोजोम की भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्रोमोजोम पे जो जीन प्रेजेंट होता है उस लोकस को क्या बोलते, ठीक है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा होमोलोगस क्रोमोजोम के भी बारे में बात करेंगे। होमोलोगस बोले तो एक तो मदर से है, दूसरा फादर से है, और दोनों को दोनों कैसा है, एकदम सब कुछ सिमिलर होगा, उसकी बात करेंगे। वहाँ पे इसके बाद जैसे ही चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो होगा, जिसमें अपन बात करेंगे कि मंडल, इसके बाद अपन मंडेलिज्म के बारे में बात करेंगे कि मंडल ने क्या कहा। उसके बाद जो है मतलब कि पोस्ट मंडेलियन की बात करेंगे। तो अभी का जो चर्चा करेंगे ना, अभी हेडिंग में बनाएंगे कि मंडेलियन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जेनेटिक्स की जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अपनी चल रही है, ठीक है ना, इसमें बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कंडीशन में जो मेंडल ने क्या क्या बात करी और किस किस क्राइटेरिया को रखा गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको चल रही है अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये अपनी फिफ्थ चैप्टर कितना बाबू, फिफ्थ, 5वां चैप्टर है जेनेटिक्स का, पहला चैप्टर। इसमें हमने प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं ऑलरेडी। अब किसकी बारी है, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की। मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और यहाँ पे इसमें बात करने से पहले कुछ जो है अपने को देखना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आईएमपी। क्या है भैया, टर्मिनोलॉजी। बहुत ही धांसू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत धांसू, सुपीरियर क्वालिटी की बात करी जाएगी यहाँ पे। ये चीज़ें नहीं समझे और इसकी बाद वाली भी लेक्चर उतने ही इम्पॉर्टेंट है जैसे ये। तो यहाँ पे अपने को देखना क्या पड़ेगा, आइए कि टर्मिनोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे टर्म हैं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे क्या, किसका, ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ऑफस्प्रिंग क्या होता है आपके लैंग्वेज में। तो ये है क्या कि यह प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो बायपेरेंटल होता है, जो मतलब कि हम लोग क्या है यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दैट मीन्स कि मेल अलग पार्टनर और फीमेल पार्टनर अलग अलग रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि दोनों की मेटिंग से ही प्रोजेनी आते हैं। तो बायपेरेंटल प्रोसेस है। ये कैसा है, बायपेरेंटल प्रोसेस। तो इसमें क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ sexual reproduction
और बायपेरेंटल प्रोडक्ट्स है, बायपेरेंटल प्रोडक्ट्स, इतना भी लिख सकते हैं। अब क्या कंडीशन है कि ये जो बच्ची आए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में आप बात करते हो कि क्या होती है भैया कि यहाँ दो पार्टनर, बायपेरेंटल है तो मेल पार्टनर भी होंगे और फीमेल पार्टनर भी होंगे। ये दोनों के दोनों पार्टनर क्या करेंगे, गैमीटोजेनेसिस करेंगे, गैमीटोजेनेसिस करेंगे दोनों के दोनों। तो गैमीटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, दैट मीन्स कि मियोसिस होती है। अब रिडक्शनल डिवीजन में जैसे ही बात करेंगे तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर की बात करी जाएगी। जो क्रोमोसोम की सेगमेंट का एक्सचेंज ओवर होता है, इसका मतलब है कि जो गैमीट बने वो गैमीट जो है कहीं ना कहीं जो जिस पेरेंट का था पहले से ऑलरेडी, तो वहां उसके जैसे वो सेल्स नहीं मिलेंगे, उसके जैसा वो चीज़ें नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जो भी चीज़ें जो भी प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जो ओरिजिनली में है वो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तो यहीं से डिफरेंशियल देखते जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ क्या बनेंगे, तो मेल गैमीट बनेगा जिसको क्या कहा बाबू, स्पर्म कहा। यहाँ पे फीमेल गैमीट बना जिसको ओवम या एग बोला, ये बोला। तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो रिडक्शन डिवीजन के दौरान क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मायोसिस, मियोसिस। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। आज और लाइन पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, जीन का जो है फॉर्म जो है, जो गैमीट बन रहे हैं उस पे क्या होता है कि न्यू कॉम्बिनेशन आते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इट लीड्स टू वेरिएशन। कहाँ पे वेरिएशन, बदलाव, जो बच्चे आएंगे वो माँ बाप से अलग होंगे और अपने में भी भाई बहन भी, सिबलिंग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आ जाइए, वेरिएशन रिजल्ट्स इनटू क्या भैया, इवोल्यूशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। आई बात समझ में, जो भाई बहन है, जो बच्चे हैं उसमें भी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, अलग अलग दिखेंगे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सिनेरियो इसके लिए हमने मेल के लिए करा, सिमिलर चीज़ें फीमेल के लिए भी होगा। तब जा कर के ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, दैट मीन्स कि फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, और इसे ही क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा बेटा, जायगोट। और जायगोट में फर्दर बार बार क्या हो रहा है, माइटोसिस। और ये बन क्या जा रहा है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो बनेगा क्या, फीटस, अरे चाइल्ड, अरे बच्चा। क्या जी, बच्चा। आया, बेसिक फंडा आ रहा है ना। चलिए, तो क्या पास किया, क्या वजह था जिसकी वजह से इसमें वेरिएशन आया, तो उसी की बात तो करने वाले हैं। ये वेरिएशन के लिए ये कहानी ही, ये चैप्टर ही आपकी जो है इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरती तरीके से बनाया गया है, जो कि पूरे के पूरे इंसान की ज़िंदगी, बायोग्राफी, उसकी जनरेशन टू जनरेशन में बदलाव कैसे आए, क्यों आए, किस तरीके से आए, सारे के सारे को पोल खोल के रखते हैं। तो देखते जाइए, इम्पॉर्टेंट जो भी टर्मिनोलॉजी है उसकी अपन बात करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वेरिएशन, ये क्या हो गया, मतलब कि इसमें कुछ न कुछ चीज़ें, मतलब कि सम डिस्क्रीट पार्टिकल और फैक्टर और एलिमेंट passes
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कहाँ से कहाँ, जनरेशन से जनरेशन से, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में। तो ये जो फैक्टर है, एलिमेंट्स है, ये कहने वाले साइंटिस्ट थे। ये जो फैक्टर और ये दोनों के दोनों टर्म जो कहने वाले साइंटिस्ट थे, कौन थे भाई साहब? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। वर्क्स ऑन पायसम सटाइवम, मतलब पी, गार्डन पी, मटर, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि भैया पायसम सटाइवम और एक और है जो लेथारस ओडोरेटस के बारे में बात करते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आ जाइए, तो हमने कहा कि ये फैक्टर्स और एलिमेंट्स, जो डिस्क्रीट एलिमेंट्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स जो पास करें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दैट इज नॉन एज क्या, फैक्टर्स और एलिमेंट्स गिवन बाय द मेंडल। तो कहा कि जो 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 बात करते हो आप, तो इसका मतलब है कि किसके बारे में बात करा जा रहा है? फैक्टर्स और एलिमेंट्स। ये आजकल ये कहा, क्या कहा कि इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दिखता क्या? इट इज अ it is a basic unit of heredity and variation। इसका क्या है? बेसिक यूनिट, ठीक है। अब इसको नॉडेज किसने दिया था भाई? टॉम वॉच, गिवन बाय मेंडल। ये बातें हो गई। नॉडेज दिस फैक्टर और एलिमेंट इज नॉन एज क्या भैया, क्या बोलते हैं इसको? जीन, ठीक है। अब इसके बारे में बताया जाता है कि आप जीन किसे बोलोगे? जीन, तो क्या कहोगे कि जीन के बारे में? तो यहां से आ जाइए, क्या है बोला? जीन क्या है? इट इज a smallest segments of DNA which is responsible for heredity and variation, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे कि इट इज बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन। इसे क्या कहेंगे? जीन के बारे में क्या कहेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है ना। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन which is responsible for convey
कैरेक्टर फ्रॉम one generation to another generation। अब तो समझ में आती होगी। It have a particular information for a character। एक कैरेक्टर के लिए, कोई कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलरली इनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, जो क्या होता है, कन्वे होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम फादर और मदर टू बच्चा, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन जीन के बारे में बात किए तो कहीं ना कहीं हमें इसका जो है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के भी बारे में बात करना पड़ेगा, इसके लोकस के बारे में बात करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एलील के बारे में बात करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ट्रेड के बारे में बात करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कैरेक्टर के बारे में बात करना पड़ेगा। तो बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में जो आपको दिखे और बिल्कुल वो समझ में आए, ठीक है। तो चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर क्या है? द फीचर्स ऑफ एन organism, the features of an organism is known as character। as for example, जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं हाइट का, हाइट के बारे में बात करते हैं। दूसरा, कलर ऐसे भी लिखा जाता और ऐसे भी लिखो, मैं ऐसे लिखता, ठीक है ना, कलर के बारे में बात करेंगे। तो मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए, कितने, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बट अभी उस सब के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बात करिए, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए तो उसमें ट्रेड कितने हो गए, 14 ट्रेड हो गए, मतलब 14 ट्रेड हुए। एक कैरेक्टर की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसे क्या कहा दिया, ट्रेड बोला। चलो यहाँ पे मैं बात करता दूसरी बात ट्रेड्स की, ठीक है। तो यहाँ ट्रेड्स के कंडीशन में जैसे बात करेंगे, डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर, a detectable variant of a character is known as क्या भैया, is known as traits। as for example, ये हाइट है तो हाइट में क्या होगा, 2 होगा, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ठीक है ना। कलर है तो क्या कंडीशन है कि पोट की कलर, फ्लावर की कलर और जो है सीड की कलर, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो सकता है, टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। तो एक कैरेक्टर की 2 ट्रेट है, यहाँ पे हाइट हमने मेंशन किया। फिर आप बात करो कलर की, बात करते हैं तो ग्रीन होगा या येलो होगा। तो यहाँ पे किस ट्रेट के बारे में बात करते हैं, तो कैरेक्टर के कलर के कितने, 2 ट्रेट आए ना। अब चलिए आगे बढ़ते चलिए, जैसे ही तो आती है कि नहीं, आती की जाती, आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है टाइम, बट क्या करोगे, कैरेक्टर हो गया, ट्रेड हो गया, एलील्स है और एलीलोमॉर्फ है। इसके बारे में क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ
इट इज 2 और मोर देन 2, ठीक है ना। इट इज 2 और मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ अ जीन present on same locus, लोकस जहाँ पे जीन है, जीन प्रेजेंट होता है, लोकस या पोजीशन, ठीक है ना, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। किस तरीके से, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। देखो, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर हमारे पास यहाँ दिखता है ना, ये एक क्रोमोसोम है, एक फादर से एक मदर से आया है। देखिए, मैं सिमिलर टाइप के यहाँ पे जो है ये हाइट के लिए है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर, दोनों का पोजीशन एकदम सेम। लेंथ ऑफ द क्रोमेटिड्स आर्म्स के बारे में बात करते हैं तो ये भी सेम, सब कुछ सिमिलर। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे आप जैसे ही बात करो तो एलिलोमॉर्फ है, तो कंडीशन बनती है बात। यहाँ दूसरे अपन बात करते हैं, दूसरे क्रोमोसोम के पेयर को लिए हमने, एक है पैटर्नल, पैटर्नल क्रोमोसोम मतलब फादर वाला, ये क्या है मैटरनल क्रोमोसोम, जो कहाँ से मदर वाला, इसे बोलते हैं होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जहाँ पे जीन प्रेजेंट है ये लोकस हो गया, ये क्या हो गया लोकस या पोजीशन, और ये जो हो गया ये आपका जीन हो गया। यहाँ पे बात करो तो अपन बात करेंगे क्या स्मॉल टी, तो ये ड्वार्फ वाला है और ये क्या हो गया टॉलनेस वाला हो गया, टॉल वाला दिखा। तो ये क्या हो गया एलील और एलीलोमॉर्फ के बारे में बात की। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नॉन एज क्या एलील आया। चलिए, यहाँ पे एलील की हमने बात करी तो थोड़ा सा बात करेंगे, कहीं ना कहीं एलील है तो एलील दोनों रूप में होते हैं, डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी है। मतलब कहने का मतलब है कि एक तो कैरेक्टर को क्या करता है कि एक्सप्रेस करता है, दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस करता है। कहने का मतलब है, देखो मैं समझाता हूँ, मतलब कि एक जगह पे मतलब हम लोग क्या है एक आम इंसान है, यहाँ पे कोई डॉन आ जाए तो हम बोलेंगे क्या नहीं, मतलब कि वो जो बात भी करें तो उस बात को हमें ओबे करना पड़ेगा, नहीं तो भैया समझ में आ रहा। तो वो क्या हो गए डोमिनेंट हो गए, हम वहाँ पे क्या हो गए रेसेसिव हो गए। इसी तरीके से मान लो कि क्लास में मैं हूँ आप हैं, तो आप लोग उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे। यदि मैं कुछ भी बोलूँ तो आप मतलब कि जितने भी बात करी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो टीचर, मान लो कि कोई भी टीचर है तो टीचर की बात को ओबे करा जाएगा। तो टीचर क्या होते हैं वहाँ पे डोमिनेंट, बच्चे क्या होते हैं रेसेसिव। तो मतलब जिनकी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो वो क्या है डोमिनेंट है, जिनकी कैरेक्टर सप्रेस हो जाए दब जाए, जिनके कैरेक्टर जिनकी आवाज़ बुलंद हो जाए वो क्या है डोमिनेंट, जिनकी दब जाए वो क्या हो गया रेसेसिव। तो जैसे डोमिनेंट के बारे में डेफिनेशन आप देना चाहेंगे तो डोमिनेंट कहने का मतलब होता है कि जिसके कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं डोमिनेंट। लेकिन रेसेसिव के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे कि रेसेसिव वह एलील होता है जिसमें कहने का मतलब क्या होता है वो जीन होता है जो क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर वो क्या होते हैं छिप जाते हैं,
हिडेन हो जाते हैं। क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो डोमिनेंट जो वाले है वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों के दोनों कंडीशन में जो है एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन रिसेसिव ऑलवेज होमोजाइगस कंडीशन में क्या होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा, आ जाइए यहाँ पे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलील की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का एलील होता है, एक तो डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है। दोनों को मैं डिफरेंस करके लिख देता हूँ यहीं पे कि those allele which express itself, साथ साथ लिखिए, itself by suppressing the expression of recessive allele। आया क्या? एज फॉर एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ सकते कि जैसे मान लो कि ये तो भैया ये दोनों के दोनों डोमिनेंट है, लेकिन जैसे यहाँ पे बात करें तो एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, ये दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो ये टॉलनेस को शो किया। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि एक छोटा सा ये रिसेसिव वाले हैं और ये क्या है, डोमिनेंट वाले हैं, तो ये क्या किया, इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया, दबा दिया कि तुम नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी टॉलनेस वाले जीन शो कर रहा है, उसको बढ़ने नहीं दिया। अब यहाँ पे कहेंगे कि दोज एलील which does not express in presence of dominant allele is known as क्या भैया, recessive एलील के बारे में बात करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ। तो ये क्या होता है कि ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ होमोजाइगस कंडीशन, दोनों के दोनों स्मॉल है, तो ये क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। अब ये क्या होता है होमोजाइगस, उसके भी बारे में बात करूंगा। एक एक टर्म आ रहे हैं अपने आप। और दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है ना, यहाँ ये एक्सप्रेस किया, लेकिन यहाँ पे बात करो तो इसको दबा दिया, ये एक्सप्रेस नहीं किया। चलिए यहाँ पे बात करेंगे, इट इज एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन, एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। कहने का मतलब होमोजाइगस ये वाली, हेट्रोजाइगस ये वाली, दोनों में टॉल ही होगा। तो आ रहा है यहाँ तक। अब चलिए थोड़ा सा आपको इंटरटेनिंग चीज़ें भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चल के। चलिए इंग्रेडिएंट तो मिलेगा ही बिल्कुल, चलो आप लोग तो वही चाहते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मत करिए, पढ़ते समय हमारे ख्याल से जो हमारा स्टाइल है, मैं तो समझता हूँ कि आप इंटरटेन बाद में करें और पहले क्या करें, पढ़ें, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा कि मतलब कि फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, द फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशंस
इट इज अ फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है ना, expressions of an organism for a particular character किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है, एक्सप्रेशंस होती है, उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। फिनो मतलब मॉर्फोलॉजिकली। जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं तो आप कैसे मेरे को पहचानते हैं कि वह ह्यूमन बीइंग है? मतलब मेरे नाम से नहीं कि मैं अतुल कुमार हो, ये तो आप नहीं पहचान सकते, लेकिन घोड़ा, गधा, हाथी, घोड़ा और इंसान में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते? कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकली आप देख करके करते कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी जीन को चेक करेंगे, उसकी बुद्धि को चेक करेंगे कि उसमें कितना बुद्धि है और कितना नहीं है। उसके तो देख के ही उसकी उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका जो बनावट है, उसको देख करके अपन बताते हैं कि ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये गधा है, ये इंसान है। सबको देख के बताते हैं। तो उसकी उसकी मॉर्फोलॉजिकली जो उसको 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 रूप को देख करके ही बताते हैं कि वो कौन से जानवर है। इंसान वाले जानवर है या दूसरे मतलब जानवर वाले जानवर है। तो वहाँ पे सारे के सारे बातें आपको पता चलता है। तो मॉर्फोलॉजिकली देख करके, ऐसे नहीं उसके उसके अंदर में झांक के नहीं देखेंगे कि उसका क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, कैसे एक्सप्रेस करते, उसके पास कितना क्रिएनल कैपेसिटी, कुछ भी नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ आप जज करते बाहर से देख करके। तो बाहरी लुक जो होती है वही क्या है? फिनोटाइप है। आ जाएगा ना, जो आप देख करके जिसे बता सकते कि दो कान, दो आँख, दो नाक, एक मुंह, दो हाथ, ठीक है ना, एक ऊपर में सर, ये खड़े चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक ही है कि जो इरेक्ट चलते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग, जो आप हम वाले जानवर हैं। चलिए, तो यहाँ पे सीधे तरीके से अपन बात करेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही बात करो तो हाइट ले लो कि अपनी हाइट जो है 6 फुट है। अपनी हाइट कितना? मेरी हाइट 6 फुट। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो कलर क्या है भैया? कलर क्या है? तो डार्क, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। समझ में आता ना? अरे भैया मैं कैसा हूँ? टॉल एंड डार्क और हैंडसम पर्सनालिटी। चलो मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे चलिए, तो हाइट की बात करते हैं और कलर की बात करते हैं, ठीक है? आ रहा है ना? चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं, होता है ये सब चीज़। दूसरी बात अपन करेंगे यहाँ पे जीनोटाइप की। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप, उसके अंदर। अब अंदर के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि अंदर इंटरनली उसमें क्या चलता, क्या नहीं चलता, क्या है, क्या उसको उसको उसके क्रोमोजोम के अंदर की क्रोमोजोम के सेगमेंट को, उसके जीन के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप के बारे में बात करेंगे। जीन कौन कौन से जीन है, कौन एक्सप्रेस कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, कितना इंटेलिजेंट है, तो उसके अंदर वाले प्रॉपर्टी हो गया। ये अंदर झांकना पड़ेगा खोल के, ठीक है? चलो आ जाओ, तो क्या बात करें? तो ठीक है, it is a genetic constitution or genetic makeup of an organism for a particular character इज नॉन एज क्या भाई? जीनोटाइप। अब तो आ जाएगा ना, ये बातें आएगी ना। जीनोटाइप के कंडीशन में हमने बात कर लिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको, इससे पहले मैंने टर्म यूज़ किया था होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो जायगोट समझते। जायगोट मतलब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद क्या बना? जायगोट। तो मान लो कि जो जो क्रोमोजोम आ रहा है गैमीट के कंडीशन में सिमिलर टाइप का, वो गैमीट क्या कर रहा है कि गैमीट सिमिलर टाइप का गैमीट है, और सिमिलर टाइप के गैमीट जो है सेम टाइप के जीन भी रखता है, तो क्या बोलेंगे? होमोजाइगस, ठीक है? होमोजाइगोट बोलेंगे। और उस जायगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा वो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है? इतनी बात तो समझ में आता है। देखो मेरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये राइटिंग वीटिंग जाने दो, आप खुद से लिख सकते, आप होशियार हो,
बहुत होशियार हो। आपकी जनरेशन समझ रहे हो, न्यू कमर, ज़बरदस्त, कहना ही नहीं है, बहुत ही बिंदास। आपकी जो है क्रेनियल कैपेसिटी शायद आई थिंक जो है ठीक क्रोमैग्नन मैन के हिसाब से, मतलब कि नियोंडरथल के जैसा, या क्रोमैग्नन बताना तो, कि क्रोमैग्नन या नियोंडरथल मैन का जो है क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा 1650 या 1600 सीसी। अपनी कितना है? 1450 सीसी। आप लोगों को शायद उसके जैसे नियोंडरथल के जैसे है 1600 सीसी। तो अब के लोग माशाल्लाह कहना ही नहीं है, बिंदास, ज़बरदस्त हो। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो होमोजाइगस के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स इज फॉर्म्ड बाय same types of gametes containing same types of gene। आप समझ में आए? इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? हेट्रोजाइगस के कंडीशन में अपन बात करें कि होमोजाइगस में इट इज अ फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर टाइप्स ऑफ gamete, to similar type of gamete having similar gene is known as homozygote, and individual form from it is known as homozygous। अरे अब तो समझ में आता, नहीं समझ में आ रहा है तो चलो मैं यहाँ पे बताता कि होमोजाइगस के कंडीशन में एग्जाम्पल ले लो कि ये देखो, मैंने एक गैमीट यहाँ से लिया और एक गैमीट जो है फादर का, दोनों कलर सिमिलर रखता हूँ, दोनों सिमिलर है, पोजीशन सब कुछ सिमिलर है। तो यहाँ पे जो टी है, यहाँ पे टी, हाइट के लिए माने तो टी, यहाँ पे दो ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है। दूसरे कैरेक्टर को मैं बात करता हूँ जो छोटा, ये तो क्या है, टॉल हो गया, इसमें जीन वैसा ही। यह कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करो कि एक जो है पैटर्नल की बात करो, दूसरे जो अपन मैटरनल की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, तो ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, छोटा हो गया। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर आपको दिखा कि ये होमोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस के कंडीशन में इसको जस्ट अपोजिट बात कर लो ना, इतनी डेफिनेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटा सा डेफिनेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशंस के आर में मेरे को पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। आ जाइए, तो बात करेंगे हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड की बात करते। क्या भैया, इट इज अ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट हैविंग डिफरेंट जीन। अरे समझ में आता क्या, डिफरेंट जीन to form heterozygote and individual form from it is known as
नॉन एज हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड। यहाँ पे थोड़ा सा प्योर लाइन और हाइब्रिड के भी बारे में बात कर लेते हैं। आ जाइए, ये तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ये ट्रेड सारे के सारे चीज़ हो गया, कैरेक्टर हो गया, एलील हो गया, एलीलोमॉर्फ हो गया, जीन हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है। तो रिसेसिव डोमिनेंट सारे के सारे चीज़ें देख लिया हमने। यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे हाइब्रिड का। तो हाइब्रिड में जैसे ही बात करो तो क्या करोगे कि इट इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग, ठीक है ना, एन इंडिविजुअल आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म। हो गया। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपको बात करूं तो ये एक जो है मैंने क्या किया कि ये ऐसा लिया और इसको क्रॉस करवा दिया किस चीज़ों से, इससे, तो हमें कहीं ना कहीं कैसा मिल जाएगा, ऐसा मिलेगा। तो ये क्या है बेटा, हाइब्रिड। या ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास कैपिटल टी है जो हाइट के टॉल के लिए अपन जो है ये ड्वार्फ से क्रॉस करवा दिए, तो अपने को क्या मिला, टोटल के टोटल क्या हो गया, ऑल टॉल, लेकिन इसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस अलग है। तो आ जाइए, तो हमने हाइब्रिड की बात कर लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे रेसेसिव थोड़ा सा इसमें बात करेंगे किसका, प्योर लाइन के बारे में बात करते हैं। यह कहा जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को 3 जनरेशन तक अपन क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस पे, तो उससे जो ऑब्टेनिंग होती है, जैसे ही बात करते हैं प्योर लाइन के बारे में बात करते हैं, दोज which gives those organism, हाँ ऑर्गेनिज्म ऐड कर लीजिए, those organism which gives same expression in repeated 3 generation इज नॉन एज क्या, प्योर लाइन। और प्योर लाइन की एक ड्रॉबैक है जो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्या ड्रॉबैक है, आप आंसर कर सकते हो कि प्योर लाइन ऑब्टेन करने के बाद जो है हमें ड्रॉबैक क्या मिलेगा, उस ड्रॉबैक के बारे में आप हमें बता सकते हो मेरे इनबॉक्स में आ करके। आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ से आप रिप्लाई करिए, आपके लिए कौन बच्चे देखते हैं नहीं देखते हैं इसके बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, जब क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं एक कैरेक्टर पे एट ए टाइम, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम इज नॉन एज का मोनोहाइब्रिड। यदि 2 कैरेक्टर को लेके डाइहाइब्रिड, 3 कैरेक्टर को लेके करेंगे तो ट्राइहाइब्रिड। तो हो गई ना, यहाँ पे बात हो गई क्या कि experimental study of one character at a time is known as क्या, मोनोहाइब्रिड। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको बात करें यहाँ पे तो टॉलनेस के लिए, डॉफनेस के लिए, जैसे ये क्या हो गया टॉलनेस, ये क्या हो गया, ये भी इसी के लिए। यदि इसकी बात करें तो डॉफनेस, एक ही, ये क्या कैरेक्टर है, ये हाइट है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाइहाइब्रिड के कंडीशन में बात करें तो कैसे होगा,
थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, इसको भी जाने दीजिए। थोड़ा सा F1 F2 फर्स्ट फिलियर सेकंड फिलियर जनरेशन्स के बारे में भी बात करेंगे कि ये फर्स्ट फिलियर जनरेशन्स क्या है, सेकंड फिलियर जनरेशन्स क्या है, इसके भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप, इसमें बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के, डायहाइब्रिड के बारे में। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर एट ए टाइम इज नॉन एज क्या, डायहाइब्रिड। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अपने को बात करें तो क्या बात करोगे, दो कैरेक्टर को लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने कहा क्या कि एक तो हमने हाइट का ले लिया और दूसरा कंडीशन में कलर का ले लिया, ठीक है ना। तो कलर का क्या कंडीशन है, क्या माजरा है, यहाँ पे रेड ले लिया। तो यहाँ पे जो हमारा आया कंडीशन है कि दो कैरेक्टर को हमने लिया है, तो इस कंडीशन में एक तो हमारा क्या है हाइट के लिए और दूसरा क्या है कलर के लिए। तो डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो इसको क्रॉस करेंगे, इसके सेल्फिंग करते करते हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे बात करो तो अब फर्स्ट जनरेशन में क्या आ गया, ये आ गया। इसको क्या करोगे, ये इसको बोलते हैं F1 फर्स्ट फिलियर जनरेशन। इसको क्या करते हैं बेटा, सेल्फिंग करते हैं। तो TR और TR को सेल्फिंग करो तो क्या कंडीशन है कि ये बिल्कुल वही आएंगे TTRR। तो ये तो कम्प्लीटली टॉल एंड रेड हो गया। बट आगे चल के अपन बात करेंगे, इसको रहने दीजिए। एज पर एग्जाम्पल मैंने लिया, कुछ नहीं किया, एग्जाम्पल लिया है, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी के लिया। आगे आगे अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही बात करो तो F2 जनरेशन्स के बारे में भी बात हो गया। तो F1 F2 हो गया और फर्स्ट फिलियर जनरेशन्स और सेकंड फिलियर जनरेशन्स। तो चलिए देखिए और मतलब कि मज़े लेके देखिए तो आपको पता चलेगा, नहीं तो एज ए फॉर्मेलिटी आप क्लिक करो, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, इग्नोर करो, तो मज़ा नहीं आएगा। तो स्टिल ट्रेन विथ अस एलन बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है ना। यदि लेक्चर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम बिल्कुल करिए। थैंक यू। कि दोस्त पगला को नींद नहीं होगा, हमको पता है। खजाना को, पागल खजाना को, इतना लंबा वीडियो बन जाता है क्या।